बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइमा के किचन में आप सबको वेलकम करती हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से जो है ना, हमारी जो इतनी मेहनत होती है तो उसकी वसूली होती है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो जी आज हमारे किचन में बनेगा साग, तो साथ साथ आप वीडियो देखते जाएं। तो जी जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ कि आज जब मैं पाकिस्तान आई तो मुझे किन किन चीज़ों का मसला हुआ यहाँ पे आके। तो जी यहाँ पे जो मुझे सबसे बड़ा मसला पेश आया वो हुआ कि मुझे ना पंजाबी नहीं आती थी बिल्कुल भी। क्योंकि हम यूपी के रहने वाले हैं तो वहाँ पे तो पंजाबी मतलब हमारे आसपास भी कोई पंजाबी लोग नहीं रहते थे। सब जो है ना वहीं के रिहाइश पजीर लोग हैं, क्या कहते हैं उनको। तो हमें तो बिल्कुल नहीं पता था। तो जब मैं इधर आई, क्योंकि जो लोग मतलब मेरे ससुर और मेरी बुआ वगैरह जो फूफो थी वो उनको तो आती थी मेरी समझ, मुझे उनकी आ जाती थी, लेकिन पंजाबी वो भी बोलती थी। यहाँ आके सीख ली थी उन्होंने। तो मैंने ना मतलब पंजाबी ना थोड़ा ही पढ़नी शुरू कर दी ना। बुक्स लेके जो मेरे देवर थे ना वो पढ़ते थे तो उन्होंने ना मुझे बुक्स ला के दी। तो मैंने पंजाबी सीखना शुरू की। तो आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे जो है ना लफ्ज़ उसमें से ना लफ्ज़ समझ आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे कभी कभी कोई मोहल्ले से लड़की आती थी तो मुझे ऐसे उसने कहा एक दफ़ा कि वोटिए की हाल है तेरा। तो मुझे ना उसकी बात सुन के ना कुछ ऐसा लगा कि मुझे जैसे कोई गाली अजीब सी दी हो। तो जब मेरे शोहर आए लाहौर से, मतलब मैं सियालकोट में रहती थी तब, तो उन्होंने पूछा हाँ सुनाओ क्या हाल है मतलब कुछ समझ आई आपको पंजाबी। तो मैंने बताया कि ना ऐसे एक लड़की ने मुझे आके कहा, मुझे बहुत बुरा लगा ना। तो ये ना उनको जाके मेरे शोहर ना पूछने लगे ना लड़की से, इनकी कुछ मोहल्ले में रहती थी मतलब कज़न्स वगैरह। तो उसने उनको पूछा कि क्यों तुमने ऐसे क्यों कहा मेरी बेगम को ना। तो वो हंसने लगी, कहते उसको ऐसे लगा कि कोई गाली दी है आपने ना। तो कहती अच्छा। तो फिर जब अगले दिन आई तो मुझे देख के ना हंसना शुरू होगी, कहती सुना वोटिए की हाल है तेरा। मैंने कहा नहीं अब मुझे पता लग गया कि आप वोटी किसको कहते हैं। कहती किसको कहते हैं, मैंने कहा दुल्हन को। कहती तो हाँ यहाँ पे वोटी कहते हैं ना, इसलिए फिर मैंने आपको वोटी कहा। तो ये लफ्ज़ मुझे ना बहुत ना अजीब सा लगता था तब। तो अब तो खैर आदत बन गई है। तब ऐसे ना मतलब लड़कियाँ आती थी तो वोटी देखने जा रहे हैं, वोटी जी बहुत ही लोग ना देखने वाले आया करते थे। मतलब जो लड़कियां गांव वगैरह में, पता वैसे भी इतना रिवाज होता है। तो फिर मैं तो इंडिया से आई थी तो मुझे बहुत लोग जो है ना औरतें देखने आया करती थी। तो ये तकरीबन 2-3 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मैंने कहा भाई पता नहीं कब मुँह दिखाई ख़त्म होनी है। तो चलें, अल्लाह अल्लाह करके मुँह दिखाई ख़त्म हो गई। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता रहन सहन हो गया, फिर पता चलता गया चीज़ों का। और फिर जब पता मैं लाहौर से ना मतलब सियालकोट के लिए रवाना हुए तो मुझे ना ऐसे बाज़ार मतलब क्या कहते हैं उसको, बाज़ार वगैरह में तो एक ज़्यादा जो चीज़ अलग लगी नुमाया कि ऑरेंज का बहुत था। ऑरेंज का सीज़न था ना तो उसका माल्टो का। तो हमारे वहाँ पे इतने नहीं होते थे ना इंडिया में। अब तो खैर वहाँ पे भी बहुत आम हो गए, लेकिन पहले बहुत कम थे ये। अब बड़े वहाँ पे भी तरह तरह के आने लगे, लेकिन ऐसा जायका नहीं है फिर भी जैसा पाकिस्तान में है माल्टे का। तो ये चीज़ मुझे लगी अलग। और वहाँ पे जो है ना पोस्टर वगैरह हिंदी में लिखे होते थे और यहाँ पे उर्दू में। तो ये चीज़ भी डिफरेंस थी। लेकिन फ़र्क होता ज़रूर है, अगर आप किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं ना तो वहाँ का ना आपको फ़र्क महसूस ज़रूर होता है। तो ये फ़र्क मुझे लगता था, जैसे अभी तक मुझसे लोग पूछते कि आपको यहाँ की और वहाँ की क्या चीज़ अलग लगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मतलब जिससे लगता हाँ कि हाँ हम दूसरे मुल्क में या दूसरे उसमें देश में आए हुए हैं। तो ये चीज़ें थी कि नुमाया जो है मतलब फ़र्क लगता था इन चीज़ों से। और ये कि यहाँ पे जो है ना साग जो फूफो वगैरह थी ना वो इतना सारा मंगवा के ना, साग गांव में पता खेतों में से साग आता है तो वो इतना सारा ना मंगवा के बनवाती थी साग। तो हम लोग बनाते थे वहाँ इंडिया में ना बस थोड़ा सा कि रात खा लिया और सुबह बचा तो खा लिया वरना तो नहीं। तो यहाँ पे मैंने जो एक अलग चीज़ देखी कि साग इतना इतना क्यों बनाते हैं। तो मैंने एक दो दफ़ा ऐसे कहा, तो जब दूसरी तीसरी दफ़ा मैं बना रही थी ना साग तो उन्होंने ना
हम चले गए शहर शॉपिंग करने। और शाम तक ना जब हम घर आए तो साग वो खुद ही बनाया करती थी ना फूफो मेरी। तो उन्होंने ना साग को जो है ना छुपा दिया, थोड़ा सा रख दिया निकाल के और बकाया ना बना के छुपा दिया। तो जब अगले दिन 2 दिन तीसरे दिन फिर वो निकाल निकाल के कहाँ से आ रहा पता नहीं, मुझे नहीं पता चल रहा। मैंने कहा है उसमें तो थोड़ा सा साग था, ये कहाँ से आ रहा। कहती है मैंने ना छुपा दिया था कि उसको देख तो ही गश पड़ जाना कि इतना सारा फूफो ने साग बना दिया। तो ये भी अजीब चीज़ थी थोड़ी सी। और अब हम भी इतने पतीला भर भर के बनाते हैं और मेरे मियाँ का तो बस नहीं चल रहा था, इतना सारा साग ला के रख दिया। आज कहते आज लास्ट है बस साग का ना। तो फिर पता मार्च का महीना आ जाता है ना तो इतना मज़ा नहीं आता इसका, ठंड में ही अच्छा लगता है। और ठंड के महीने में मैं उनको कह रही थी कि साग का 2-3 दफ़ा कहा ले आओ, मैंने कहा नहीं धूप नहीं लग रही। कहते धूप नहीं लग रही तो गर्मियों में पकाओगी साग। तो आज जी धूप लगी हुई थी तो फिर साग आ गया। तो ये मैं जो है ना आज साग घोटने के साथ बना रही हूँ। तो साग जो है हमारा आज घोटने से बन रहा था। मैंने मिर्ची वगैरह उसमें पहले तोड़ के डाली कि मैं इसको पीसूँगी। तो मेरे जो है ना ससुर भी आए हुए थे, छत पे बैठे थे धूप में। तो कहते तुम्हारी अम्मा ना इस तरह साग बनाया करती थी, साथ साथ घोटती रहती थी। मैंने कहा अब्बा मैंने तो पीसना है इसको। तो फिर आज मैंने भी घोटने के साथ साग बनाया। और अब्बा जी ना धूप में 2 घंटे लेट के सो गए। तो उठते कहते हैं साग बन गया। मैंने कहा हाँ जी बन गया, बस थोड़ा सा रह गया। तो साग कहते हैं मक्के दी रोटी बना ला फिर तू, बाजरे दी बना ला। तो मैंने कहा अब्बा जी नीचे चलते हैं वहाँ पे जाके बनाएंगे। तो कहते अच्छा। तो आपको पता बड़े बुजुर्ग बड़े शौक से खाते हैं माशाल्लाह से मकई दी रोटी तो बाजरे दी ना, तो उनको बहुत पसंद आती हैं। और जी हम साग लेके आ गए हैं नीचे, साग को लगाएंगे अब हम तड़का। तो इधर ना मेरी बेटी ना माशाल्लाह से वो छुट्टियों में ना रोटी भी बनानी सीख रही है। ये देखो बना रही थी रोटी साथ साथ। तो जी यहाँ पे मैंने डाल दिया लहसुन इसमें। और ऊपर से मैंने तोड़ा था ग्रीन लहसुन, वो भी मैं इसमें डालूँगी। और 2-3 मैंने रेड मिर्चें डाल दी हैं गोल वाली, उनसे भी बड़ा अच्छा जो है ना इसमें फ्लेवर आता है, स्मोकी सा फ्लेवर साग के अंदर बहुत ही मज़े का लगता है वो भी। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी पसंद करते हैं वैसा ही लगा लें तड़का। तो अभी हम बाजरे की रोटी भी बनाएंगे। तो ये देखिए जी तड़का हमारा तैयार हो चुका है और इसमें साग डालें। और ये हमने तकरीबन ना 5-6 घंटे हमने ऊपर पकाया था। हम 10 बजे के लगे हुए थे साग बनाने। तो फिर कहीं जाके ये इस कलर का बनता है। थोड़ी सी हमने खुश्क मेथी भी डाल दी उसमें, अगर आप ताज़ा डालना चाहते हैं तो पत्ते में ही डाल दें। तो मेरे पास यही थी मैंने डाल दी वो। तो यहाँ पे जी बाजरे की रोटी बन रही है। तो मैंने ना मकई की रोटी डाली थी, वो भी इसी तरह बनती है। वो मेरी वीडियो आप ज़रूर देखें जाके, माशाल्लाह से उसके काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये देखिए जी जो है ना इस तरह से मैं बनाती हूँ बाजरे की रोटी और मकई की, तो बड़ी अच्छी सी बन जाती है। और ये देखें एक शॉपर मैं इसके ऊपर रख लेती हूँ और एक नीचे, और ये बड़े आराम से घूमती जाती है और बहुत ही अच्छी बन जाती है। अब चाहे इसका पराठा बना लें, सादी बना लें, जो आपको पसंद हो। तो जी वैसे तो देखिए हम लाहौर में रहते हैं, लेकिन जो हमारी सारे वो है ना खाने पीने वो गांव वालों के हिसाब से ही होते हैं। तो माशाल्लाह से देसी चीज़ें तो क्या ही बात है इनकी खाने पीने की। और ये जी है जी उनको की गई रोटी सर्व बाजरे की। और अब खा के बताएंगे। तो यहाँ पता क्या हुआ, अब्बा ने ना गरम गरम रोटी और साग मुंह में डाल लिया। तो उनका लगता मुझे मुंह जल गया था। तो अब आई जी हमारी बारी, अब हम करते हैं इंजॉय। और ये हमने एक बनाई थी मकई की रोटी, एक सिर्फ, और दूसरी हम खाएंगे सादी। हमें इतनी पसंद नहीं है लेकिन मज़ा बड़ा आया था। और अब हो गया चाय का टाइम। तो आपको मेरी आज की वीडियो जो है ना किस तरह की लगी, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।